चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। द टॉपिक, एज यू नो, अकाउंटिंग कंसेप्ट। मैंने ये चालू किया है, आज हो सकता है मैं पूरा कर सकूंगा। कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस, ये मीनिंग पहले दिया था। मैंने 2 कंसेप्ट कल पूरे किए थे। थोड़ा रिकैप करता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। वन वॉज कंसेप्ट ऑफ एंटिटी। आप फुल स्क्रीन पे ही रखना है मुझे। थोड़ा लिखने का आएगा तभी मैं ले लूंगा लिखाने के लिए स्क्रीन बोर्ड वगैरह। अदरवाइज प्लीज सिर्फ सुनना है ध्यान से। कंसेप्ट ऑफ एंटिटी। एंटिटी का मतलब मैंने सुनाया था अस्तित्व। एंटिटी मीन्स स्टेटस। बाबूजी, बिजनेस का जो स्टेटस है और जो प्रोप्राइटर का स्टेटस है, एंटिटी अस्तित्व, लीगल, दोनों का लीगलिटी, बाबूजी बोथ आर सेपरेट। हाँ, कानून के नजर में दोनों भले सेम हो सकते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में दोनों को अलग अलग लेना है। मैंने सीधा कहा था, एचएम क्लास एंड हितेश मेहता बोथ आर सेपरेट एंटिटी। We record all the transactions of HM class in the books of accounts and not of personal transaction of proprietor Hitesh Mehta. Think from business point of view. अगर जो प्रोप्राइटर बिजनेस में से पैसा निकालता है, this is proprietor's drawing. It should not be considered anyway as the expense of the business. बाबूजी, प्रोप्राइटर पैसा लगाता है। मैंने यहाँ एक आर्ग्यूमेंट रखा था, प्रोप्राइटर पैसा लगाता है तो वो भाई साहब बिजनेस के बुक में कैपिटल लायबिलिटी करके खड़ा रहता है। क्या मतलब हुआ रे? Proprietor has invested money into the business, what we call capital. That capital is shown in the books of account as the liability. That means business has to refund this money. That means business and proprietor both are separate. अगर जो एक है तो रिफंड होने का प्रश्न ही नहीं आता है जी। अलग है करके तो उसको लायबिलिटी करके शो किया जाता है। यदि एक है तो रिफंड करने का प्रश्न नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट मतलब एवरीथिंग शुड बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो मनी मेजरमेंट है उसी का अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करना है बच्चा। मनी मेजरमेंट, the things which are not in the terms of money will not be recorded in the books. मैंने कहा था ह्यूमन रिसोर्सेज। बाबूजी, हिंदुस्तान में आज भी ह्यूमन रिसोर्सेज का कहीं पे भी इफेक्ट अमाउंट में शो नहीं होता। हकीकत में सोच लीजिए, आपके पास कैसा ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो आपका एसेट है और वो आपको कितना कमा के दे सकता है, उसकी कुछ वर्थ है, वैल्यू है, लेकिन हम लोग उसको शो नहीं करते। इन इंडिया ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। बाबूजी, एक सिंपल उदाहरण लेता हूं, ऐसे ही, भले कल नहीं लिया होगा, ठीक है, जो दिमाग में आता है इसमें भी नहीं है। बाबूजी, अगर जो हमारे बिजनेस में एक टेम्पो है और वो टेम्पो का ड्राइवर है मिस्टर अख्तर, और यदि वो मिस्टर अख्तर का टेम्पो के एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, क्यों रे? तो it will never be reflected in the books of accounts कि ड्राइवर अख्तर died in that accident. बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। डेथ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है। टू द पॉइंट, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड दैट टू इन द रूलिंग करेंसी। ये बात भी ध्यान में रखना है। मनी बोलेगा तो डॉलर नहीं, पाउंड नहीं बच्चा। हिंदुस्तान में बोलेंगे तो रुपीस में लिख, हिंदुस्तान में बोलेंगे तो रुपीस में लिख, तो यूएस में है तो डॉलर में लिख। ऑलवेज इन द करंट करेंसी ओनली। भाई साहब, मुझे
अभी थर्ड पॉइंट स्टार्ट करना है जिसका नाम है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। थोड़ा स्लो जाऊंगा, पहले 2 पॉइंट खाली रिकैप थे। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी मीन्स पीरियड, टाइम। बाबूजी थोड़ा सोच, व्हाट इज द लाइफ ऑफ द बिजनेस? बिजनेस की लाइफ, आंसर इनफाइनाइट। बाबूजी जमशेद टाटा ने टाटा एम्पायर शुरू किया, कितने साल हो गए, कितनी पीढ़ी भर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये रिलायंस देखो, धीरू भाई अंबानी चले गए, ये आया, उसके बाद भी उसका बच्चा आने को तैयार है। मेरा सवाल था व्हाट इज द लाइफ ऑफ एनी बिजनेस? आंसर इनफाइनाइट। अब मेरा दूसरा सवाल, जवाब मैंने दे दिया, लाइफ इनफाइनाइट। मेरा दूसरा सवाल, एक बिजनेस कितना कमाता है ये कैसे मालूम पड़ता है? एक बिजनेस कितना कमाता है वो कैसे मालूम पड़ता है? आंसर मैं देता हूं। बाबूजी बिजनेस जब चालू हुआ था तब उसके पास क्या था, और वो इतने साल चला, और वो फिर बिजनेस का एंड हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, तभी बिजनेस के पास क्या है? ये जो डिफरेंस है वो बिजनेस की कमाई है ओवर द लाइफ ऑफ द बिजनेस, क्योंकि लाइफ ऑफ बिजनेस इज लॉन्ग, इनफाइनाइट। और मेरा दूसरा सवाल था बिजनेस ने क्या कमाया? तो बिजनेस जब वो ओरिजिन से चालू हुआ और वो जब भी 100 200 जब भी खत्म हुआ 200 साल के बाद, तो 200 साल के बाद जब पूरा बिजनेस वाइंड अप होगा, डिसॉल्व होगा, जितना पैसा आएगा सब बेच बुझ के खत्म। कितना कमाया? तो क्या, हाँ सर बिजनेस ने इतना कमाया। तो बिजनेस ने कितना कमाया जानना है तो वो जब चालू हुआ तभी कितना पैसा लगाया था, और वो उसका जो खत्म हो रहा है तभी बिजनेस के पास कितना पैसा है। तो बाबूजी आप देख सकते हो बिजनेस ने कितना कमाया। बिजनेस ने कमाया। पहले का लाइफ इनफाइनाइट, और कमाया देखना है तो क्या ऐसे देखते हैं सर? हाँ, बिजनेस ने कितना कमाया बोला था ना शब्द। अब यही बात है तो फिर बड़ा मुश्किल है बाबूजी। ये सब कंपनियां चल रही है तो ये कंपनियां कितना कमाएगी तो कंपनी का जब लिक्विडेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, तभी मालूम पड़ेगा। अरे तब तक तो मैं खत्म हो गया होगा, तुम खत्म हो गए होंगे, क्योंकि बिजनेस की लाइफ तो इनफाइनाइट है। तो बस तो क्या, इसीलिए तो द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू ईयर्स। ये आ गया मैं मैदान में। Life of the business infinite, which is divided into splitted into years, and we find out result of each year. क्यों? ऐसे तो इनफाइनाइट, अभी इनफाइनाइट का हिसाब देखना है तो बिजनेस जब बंद होगा तब मालूम पड़ेगा ना कि बिजनेस ने कितना कमाया। तो अपन क्या करते हैं, ये इनफाइनाइट लाइफ को टुकड़े में बांट देते हैं, स्मॉल टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर में भी कैलेंडर ईयर, जनवरी टू दिसंबर। 1 ईयर में भी तो फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल टू मार्च। 1 ईयर में भी दिवाली टू दिवाली, जैसे हम हिंदू लोग वगैरह दिवाली में अपना साल बदलते हैं वगैरह। तो बिजनेस की लाइफ को हम लोग साल में डिवाइड कर देते हैं, और हम क्या करते हैं फिर, ईच ईयर उसका पूरा इनकम, उसका पूरा एक्सपेंस ऐसे जोड़ के कंपेयर करके वी फाइंड आउट द नेट रिजल्ट कि इस साल में बिजनेस ने कितना कमाया या तो कितना लॉस किया। सोच ले, पीरियोडिसिटी का मतलब सुना क्या? द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट, दैट वी आर ब्रेकिंग इनटू वन ईयर, maybe calendar year, financial year, etc. And then we compare income and expenses, and then we find out the profit or loss for each year. हो सकता है एक साल प्रॉफिट हो, दूसरे साल लॉस हो। नॉट ओनली दैट, वी डू द कंपैरिजन कि भाई कितना खर्चा है, कितना इनकम है फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड। बाबूजी we compare the financial statement also year to year,
कि ये साल में इतना प्रॉफिट था, ये साल में इतना है, ऐसा हम लोग कंपैरिजन करते हैं। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, 1 मिनट, कुछ पूछना है तो जरा चलिए, सबको अनम्यूट कर दिया हूँ बच्चा, कुछ पूछना है? नकुल बाबा, नो सर। पृथ्वी बेन जी, नो सर। तन्वी बेन जी, नो सर। सानिका बेन जी, नयन भाई, सब लोग? हाँ हमेशा बच्चा नो सर। समझा ना? ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा बच्चा। फुल थियरी है जी, तो मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ यहाँ एंट्री पास करूँ या थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, नहीं आएगा धीरे धीरे। चलिए आगे, आपको म्यूट कर दिया हूँ वंस अगेन। चलिए हाँ आगे, अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल, अक्रूवल, अक्रूवल मतलब आना, अक्रू, कम, मतलब जैसे जो ट्रांजैक्शन आएगा वैसे उस ट्रांजैक्शन का बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करना है। The transactions will be recorded in the books of accounts as and when it comes. Approval. बाबूजी, कुछ बिजनेस वाले ऐसे भी होते हैं जो खाली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आगे तेरे को बोला था, दैट इज कॉल्ड कैश सिस्टम। मतलब उधारी का ट्रांजैक्शन बुक में लिखते ही नहीं है, भले वो ट्रांजैक्शन हो गया, अक्रू हुआ है, लेकिन रोकड़ा नहीं हुआ ना, दे डोंट राइट, दैट इज कॉल्ड कैश सिस्टम। लेकिन बाबूजी अपना ये मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है ना, डबल एंट्री सिस्टम है ना, इसमें हम लोग ट्रांजैक्शन की एंट्री ताबड़तोड़ पास करते हैं एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन अराइव्स, भले वो उधार हो। और इसीलिए तो आपने देखा है ना, फाइनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपन एंट्री पास करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस अपन एंट्री पास करते हैं, अपन एडवांस में पैसा देते भी है, लेते भी है, और सबकी एंट्री भी पास करते हैं क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हो गया। So, accrual concept means when transaction arrive, you have to show that particular entry in the books, please. Babuji, we supply the goods on credit, we purchase the goods on credit, मतलब वो transaction हो गया। We render the service, हम लोग सर्विस देते हैं। तो बाबूजी ये सब ट्रांजेक्शन हम लोग लिखते हैं। भाई साहब, हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें अपना प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो सबकी एंट्री हम पास करते हैं। भाई साहब, हम किसी को लैंड रेंट पे देते हैं, हम लोन लेते हैं बैंक से, इंटरेस्ट चुकाते हैं, तो अभी मान लो इंटरेस्ट हम लोग 6-6 महीने में चुकाते हैं और अपना साल भले खत्म हो गया और 6 महीना खत्म नहीं हुआ, even then we pass the entry for outstanding interest because we have not paid interest but part of the interest is accrued। वो इंटरेस्ट चढ़ गया है, 6-6 महीना पे करना है, 6 महीना नहीं हुआ लेकिन साल खत्म हो गया, ले 6 months not over but year is completed, ended, तो you have to pass the entry for जो 2-3 महीने का ब्याज चढ़ गया ना, अक्रू, उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके एंट्री अपने को शो करना है। बाबूजी, दिस इज कॉल्ड अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल मतलब जो ट्रांजैक्शन जब आएगा उसका अपने को एंट्री पास करना है। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट रिलेटिंग टू द operation of accounting period and revenue earned during that period. Expenses incurred करना and revenue earned, ये दोनों को अपने को शो करना है जब वो होते हैं। एक्सपेंसेस पे करो मैंने नहीं बोला, रेवेन्यू पैसा आया ऐसा मैंने नहीं बोला। एक्सपेंसेस whenever happened it is the cost, show it। रेवेन्यू whenever it take place it is earned, received नहीं बोल रहा हूं, earned, yes you have to show। Accrual means recognition of the revenue and the cost as they earned, as they happens, that is called accrual। बाबूजी, और हम लोग टोटल रेवेन्यू में से
टोटल एक्सपेंस को माइनस करते हैं और प्रॉफिट ढूंढते हैं। टोटल रेवेन्यू, टोटल मतलब कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऐसा बोलने का मेरा मकसद है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, वापस टोटल एक्सपेंस बोला, चाहे वो पे किया नहीं किया ना, टोटल बोथ माइनस, and you will get profit or loss, that is accrual. Next, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग, वो अपन कपड़ा पहनते हैं ना, मैचिंग मैचिंग भाई, मैचिंग कंसेप्ट। तो अपने को भी इधर एक कंसेप्ट है जिसका नाम है मैचिंग। क्या है मैचिंग, जरा सुन। दो तरह से मैचिंग करना है, सुन बाबूजी। जो खर्चा हम करते हैं वो खर्चा उसी साल का होना चाहिए। मान लो मैंने कोई प्रीपेड किया, मतलब अगले साल का किया, तो वो खर्चा उस साल में शो किया जाएगा। मतलब जो खर्चा जिस साल का है उसी साल में शो करो, दैट इज कॉल्ड मैचिंग। ईच ट्रांजैक्शन of that year will be shown in that year, otherwise it will be shown in the next year. That is the meaning of matching. मतलब अपन ने मान लो 2 साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर डाला, तो वो भी दोनों साल का इधर मत शो करो। इस साल का खर्चा इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, अगले साल का खर्चा बाबूजी अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मतलब वो प्रीपेड करके बैलेंस शीट में एसेट में खड़ा रहेगा। दैट इज द मीनिंग मैचिंग। Each transaction of that year should be reflected and shown for that year only. That is the meaning of matching. बाबूजी ऐसे ही रेवेन्यू, खर्चा ही क्यों, इनकम of this year take in this year, any income relating to next year will be taken in next year. मतलब हर साल में उसका इनकम उसका एक्सपेंस ऐसा मैचिंग हो गया, अगले साल में उसका इनकम उसका एक्सपेंस ऐसा मैचिंग हो गया। तो आप हर साल का प्रॉफिट ठीक से ढूंढ सकोगे। अगर जैसा मैचिंग नहीं करोगे, इधर का उधर उधर का इधर, तो बाबूजी आपका प्रॉफिट सही ढंग से नहीं निकलेगा हर साल का। तो हर साल का ऐसे आपको इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट उसी साल का उसी साल में शो करके लिखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कॉस्ट, मैचिंग रेवेन्यू, एंड देन यू विल कैलकुलेट द प्रॉफिट। बाबूजी there are some expenses which are directly relating to sale, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, सेलिंग एक्सपेंस है। and there are some expenses which are not relating to sale but relating to period, for example rent paid, license fees paid, salary paid। तो देखो यहाँ मैंने दो चीज बताया, एक वो खर्चा सेल के साथ जुड़ा है, समय के साथ नहीं, सेल के साथ, और दूसरा रेंट सैलरी लाइसेंस फी, ये खर्चा पीरियड के साथ जुड़ा है, उसको सेल से कोई लेना देना नहीं है। आपका सेल कितना भी हो रेंट उतना ही रहेगा, आपका सेल कितना भी हो लाइसेंस फी उतना ही रहेगा। तो ये दोनों प्रकार के खर्चे, देयर आर सम एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटिंग टू सेल, देयर आर सम एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटिंग टू पीरियड टाइम, बट बोथ ऑफ द सेम ईयर इट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बोलते हैं मैचिंग। खर्चे दो किस्म के बताए, एक सेल के साथ जुड़ा है, दूसरा समय के साथ जुड़ा है पीरियड, मगर दोनों अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में बताने हैं क्योंकि वो सेम ईयर का है। एक सेल से रिलेटेड है, एक पीरियड से रिलेटेड है बाबूजी। और रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर डालिए, यू विल गेट प्रॉफिट। सो दिस वाज मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कंसर्न मीन्स बिजनेस, गोइंग मतलब चलता रहता है। अभी बताया ना, द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट। बाबूजी लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट। कहा जमशेद टाटा थे, उसके बाद कितने लोग आके गए, अभी रतन टाटा है और इसने शादी नहीं किया, इसकी कोई औलाद नहीं है। इसके बाद बाबू ये पूरा टाटा का एम्पायर किसका हो जाएगा, जरा सोच लो, जो चालू करके गया और इसने शादी नहीं किया है।
आप बोलेंगे सर गजब की बात है सर, मगर बिजनेस चालू है ना। पॉइंट इज दैट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मेरा मुद्दा गोइंग कंसर्न है। मतलब आप चले जाओ बाबू जी, कोई भी कंपनी में शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर मीन्स ओनर, शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर। शेयर होल्डर होता है ना बच्चा कंपनी में, जिसने शेयर खरीदा है, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। अब देखिए ना, कंपनी है, मान लो मेरे पास शेयर है, मैंने खरीदे हैं वो कंपनी के, तो मैं हो गया शेयर होल्डर, यानी कि मैं हो गया ओनर, ठीक है। अब सुनिए, मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी जी, तो मैंने वो शेयर बेच डाला बाबूजी, तो मैं ओनर था। अभी मान लो ये शेयर मैंने नकुल को बेच दिया, नकुल ने खरीद लिया, तो कल मैं ओनर था, अब नकुल भाई ओनर हो गए। ए ओनर कोई भी हो, कंपनी वही वैसे ही चलेगी, कंपनी वही वैसे ही चलेगी। शेयर होल्डर में कम, शेयर होल्डर में गो, कंपनी सर्वाइव। सुना क्या स्टाइल? शेयर होल्डर में कम, शेयर होल्डर में गो, कंपनी सर्वाइव। कंपनी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो चलते रहेगी जी। इट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और इसीलिए तो भैया आज हम लोग बुक्स में अगले साल का एंट्री कैसे पास करते हैं प्रीपेड, क्योंकि अपने को मालूम है कल को बिजनेस है बाबूजी, कल को बिजनेस है। भले अपने को मालूम है ये अगले साल का है, अपन ये मान के चलते अगले साल ये अपना बिजनेस चलने वाला है, इट विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर। बाबूजी हम लोग का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि ये बिजनेस को अभी बंद करना है भाई साहब। हमारा कार्यक्रम लाइफ टाइम चलने वाला है, दैट इज द अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और इसीलिए हम लोग हर चीज का वैल्यूएशन करते हैं, एसेट्स का, हर चीज का अपने को, जैसे गुड्स है उसका वैल्यूएशन किया जाता है, स्टॉक वैल्यूएशन, और उसको क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक करके शो किया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि कल है ना, आज क्लोजिंग स्टॉक है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि कल है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दैट इज द अजम्पशन। और उसके आधार पे हम लोग ट्रांजैक्शन फ्यूचर का अभी एंटर करते हैं। बाबू जी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। अब ये मेट्रो का देखो कितने सालों से काम चालू है, कब खत्म होगा क्या मालूम, चल रहा है। अजम्पशन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये बिजनेस रहेगा, चाहे ओनर खत्म हो जाए, शेयर होल्डर चले जाए, नए आएंगे, बिजनेस वो का वही चालू रहेगा। दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। बाबू जी कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट मतलब खर्चा, कॉस्ट मतलब खर्चा, द अमाउंट स्पेंट और द अमाउंट पेएबल, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। अमाउंट पेड और पेएबल इज कॉल्ड कॉस्ट, खर्चा। बाबू जी जो भी खर्चा है अपने को शो करना है। बाबू जी हमने कोई एसेट खरीदा, तो जो अमाउंट में खरीदा दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ दैट एसेट, वैल्यू ऑफ दैट एसेट। हम चाय पानी का खर्चा करेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट टू द बिजनेस, वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस चलाने का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा। बाबू जी हम गुड्स वगैरह खरीदेंगे, बेचेंगे, तो जब खरीदेंगे दैट इज अवर कॉस्ट, बेचेंगे वो तो रेवेन्यू है। तो हर खर्चे को अपने को बिजनेस में शो करना है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंसेप्ट। बाबूजी एक बात बता देता हूं, जब मैं कॉस्ट बोलता हूं मतलब अपने को वो चीज कितने में पड़ी इज कॉल्ड कॉस्ट। वापस पकड़ रहे, अपने को वो चीज कितने में पड़ी इज कॉल्ड कॉस्ट। बाबू ये अपना माउस है, जितने का भी होगा, मान लो 200 रुपए का माउस है, तो क्या सर ठीक है 200 रुपया, तो क्या कॉस्ट हो गया ना। अभी सुनिए स्टोरी, बाबूजी ये माउस 200 रुपया खर्चा करके लेके आया, इट इज माई कॉस्ट। बाबूजी सुन रहे स्टोरी, यही माउस
जब हमारा आदमी गया, बोला कि एचएम क्लास में, यहाँ से भैया, उसने उसको 190 रुपए में दिया, 200 की चीज 190 में दिया, उस पर लिखा है 200 रुपया, तो जो भी उसका प्राइस है बॉक्स के ऊपर 190 में दिया। हाइला तो सावधान, अपने को जितने में पड़ी वो है कॉस्ट। आंसर 190 इज द कॉस्ट। 200 में खरीदा, 200 कॉस्ट। वही माउस मान लो 190 में खरीदा, भले 200 छपा है, आपने कितने में लिया, दिस इज योर कॉस्ट। द अमाउंट एक्चुअली पेड, उसमें कितना प्रिंटेड है उसकी बात नहीं है, कॉस्ट मतलब तेरे को कितने में पड़ा। जानबूझ के इसलिए ऐसी माउस का एग्जांपल ले लिया कि 200 की चीज 200 में भी पड़ेगी, और मान लो आपका कोई रिलेशन है, उसने थोड़ा डिस्काउंट दे दिया तो आपको 190 में पड़ी। आप अपने बुक में 190 की एंट्री पास करोगे, भले वो चीज 200 की है। और कभी उल्टा भी हो जाए, अभी बाबूजी कोरोना के माहौल में बाबूजी कोई लोग जानबूझ के ज्यादा पैसा ले लेते हैं। मान लो मुझे माउस की जरूरत पड़ी, लेने गया, उसे 225 बोलता है, लेना है तो लो सर, कहता जाओ। मैंने बोला ले भाई 225 ले ले। बोलो 200 लिखा है, मेरे को 225 में जख मार के लेना पड़ा, कि गरज है लेना है तो ले। मुझे इतना ही बोलना है, 225 इज माई कॉस्ट। तो कॉस्ट मीन्स एक्चुअल अमाउंट विच यू हैव पेड और पेएबल, इट इज कॉल्ड कॉस्ट। और बात नंबर 2, बुक में एंट्री कॉस्ट की आएगी। और खास तीसरी बात, चलो मैं 200 का माउस लेके आया, 190 में आया, 190 कॉस्ट हो गई, बात समाप्त। बुक में लिख लिया 190 कॉस्ट। सुनिएगा, महीना 2 महीना हुआ, अचानक बाबूजी माउस का भाव बढ़ गया, बाजार में इसका भाव 300 हो गया, तो मैं क्या अपने बुक में ये कॉस्ट 300 कर दूं क्योंकि एप्रिसिएशन हो गया? नो, आई एम जस्ट कंसर्न विथ माई कॉस्ट, आई एम नॉट कंसर्न विद द एप्रिसिएशन, I am not concerned even the fall in the value. I am not concerned with the appreciation, increase in the value. I am just concerned with my cost. सुनते जा बराबर, अप डाउन भी तो हो सकता है ना जी। तेरे को कितने में पड़ा? 200 में पड़ा, 190 में, 225 में, और कल को भाव बढ़ गया, तो सर आप अपनी बुक में जो लिखा वही आपका कॉस्ट है। बाबूजी फर्दर, बाबूजी हम लोग कभी भी ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बुक में शो नहीं करते कि भाई भाव बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया, भाव घट गया, डिफ्लेशन। वी नेवर रिफ्लेक्ट एनी सच अ चेंज इन द मार्केट वैल्यू इन द बुक्स, वी जस्ट एंड जस्ट शो द कॉस्ट। दिस इज व्हाट कॉस्ट कंसेप्ट। फर्दर अगर जो हम लोग ऐसा करना शुरू करेंगे ना कि भाई मार्केट वैल्यू घड़ी घड़ी, वो मुझे मार्केट वैल्यू तो बदलते रहता है, घड़ी घड़ी बाजार भाव तो बदलते रहेगा, तो क्या अपन घड़ी घड़ी बुक में वैल्यू चेंज करता बैठेगा क्या? दिस इज नॉट कंपेरेबल। ये हम लोग ऐसा कंपेयर भी नहीं कर सकते, ऐसा लिख भी नहीं सकते कि घड़ी घड़ी आप बाजार का भाव लिखते जाओ। एक बात और भी है, हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं तो अपने को अपना कॉस्ट देखने का, दूसरे का नहीं, कि उसको कितने में पड़ा बाबूजी। और हमको अपना जो अमाउंट पे किया, पेएबल है, उसी की एंट्री पास करना है। बाबूजी वापस एक बात आती है, अपन ह्यूमन रिसोर्सेज की कॉस्ट कभी कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि ह्यूमन इंसान, एम्प्लॉइज, स्टाफ, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते। नेक्स्ट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट, अभी मैं अपने हिसाब से तेरे साथ से बातें कर रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन? बाबूजी डिसोल्यूशन में अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है ना, रियलाइज। बाबूजी वो रियलाइजेशन कंसेप्ट अपने को यहां फॉलो करना है। मतलब जो आपको प्राप्त हुआ, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। जो एक्चुअल साक्षात हुआ वो रियलाइजेशन। रियलाइजेशन साक्षात्कार। लेट मी गिव वन एग्जांपल। बाबूजी मान लो मेरा
इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह। बाबू जी मैंने 2 टीवी खरीदे 20-20 हजार के, 40 हजार। 2 टीवी खरीदे 20-20 हजार के, 40 हजार। तो 20,000 इज माई कॉस्ट। तो बराबर है सर, चलो आगे बढ़ो। एंट्री पास हो गया, चलो आगे। 20,000, 20,000, 40,000 कॉस्ट। अब सुनिए, 20,000 का मैंने खरीदा टीवी, ग्राहक आया और वो एक टीवी मैंने 25,000 में बेच डाला। 20 का खरीदी था, मैं खुलवाया, ग्राहक आया 25 में बेच डाला। बाबूजी 5,000 इज माई प्रॉफिट विच इज रियलाइज्ड। 20 का 25, 5,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। दैट प्रॉफिट इज रियलाइज्ड। अब सुनिए, साल खत्म हो रहा है, ईयर एंडिंग। बाबूजी मेरे पास जो एक टीवी बचा है ना, एक टीवी बचा, सुन रही है ना बराबर? मेरे पास एक टीवी बचा है 20,000 का। तो बताइए, बेचूंगा तो 25 आने वाला है। तो बुक में मुझे 20,000 शो करने का कि 25,000 शो करना चाहिए? आंसर 20,000 ही शो करने का बच्चा। क्यों? तो क्या सर वो 5,000 का प्रॉफिट रियलाइज होवे ना तब आपका। एक टीवी बेचा, 5,000 आपका हो गया, ओके, शो इट 25,000 सेल, 5,000 प्रॉफिट, एग्रीड। लेकिन दूसरा टीवी पे भी 5,000 मुझे मिलने वाला है, पक्का है? भले पक्का है लेकिन मिला तो नहीं है, मतलब उसको शो नहीं करने का मतलब। यू विल शो द ट्रांजेक्शन एंड द प्रॉफिट ओनली एंड ओनली व्हेन it is realized. If that profit is not realized, it should not be accounted in the books. ये बात है, that is called realization concept. बाबूजी एक हमने बात आपको बताया भी है कभी कभी, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब आपको हमेशा अपना पॉसिबल लॉस के बारे में सोचना है, कभी भी अपने पॉसिबल गेन के बारे में नहीं सोचना है। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। पॉसिबल लॉस के बारे में सोचना है, पॉसिबल गेन के बारे में नहीं सोचना है। इसी पॉइंट को मैं दोबारा ले रहा हूं। ये टीवी मैंने 20 का लिया, 25 में बेच डाला, रियलाइजेशन 5,000 हो गया, सब ठीक है। अब सुन, एक टीवी बचा है, अचानक मार्केट में भाव कम हो गया। मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, बोला ना, फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशनर, ऐसा। और अभी वो टीवी बेचने का कोशिश किया, कोई लेता नहीं है, क्योंकि कुछ एडवांस टीवी आ गए भैया अभी। तो कि ये टीवी 20 में मेरे को पड़ा है, मेरी कॉस्ट है, और अभी इसको मैं 20 में बेचना चाहता हूं तो भी कोई लेने वाला नहीं है। उसकी अभी बाजार में कीमत ही 18 हो गई, हमको तो 20 में पड़ा है जी, लेकिन ये मेरा गुड्स है। गुड्स टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, whichever is less। तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में ये टीवी जो आपको 20 की कॉस्ट है, यू विल शो 18,000। इसी को बोला जाता है शो ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नेवर शो एनी पॉसिबल गेन। इसका मतलब है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब पॉसिबल गेन को शो नहीं करना है, लेकिन कोई भी पॉसिबल लॉस है तो आपको शो करना है। बोला ना वही टीवी 25 में बेच सकता हूं, तो क्या सर नहीं, आपको 20 में शो करने का, क्योंकि 5,000 प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है। और वही टीवी का भाव बाजार में कम हो गया जी, अभी 18 में भी कोई लेने को जल्दी से मिलने वाला नहीं है, मेरी तो खरीद कीमत 30 है। तो क्या सर, इट इज योर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। 2,000 का आपको घाटा अभी से बुक में लिख लो। देखो यहां आप ये नहीं बोलेंगे मेरे को सर लॉस रियलाइज किधर हुआ है, कि रियलाइजेशन का फिर तो मेरे को स्क्रैच करेगा ना सर, आप उधर रियलाइज का बोले 5,000 प्रॉफिट का, लॉस का आपको रियलाइज हुआ है। इसी को तो बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। मतलब कंजर्वेटिज्म मतलब think of all possible losses and show in the books,
but never take any possible profit in the books. इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। भैया समझ में आ रहा है ना मैं जो बातें बता रहा हूं? कुछ पूछना है तो, क्योंकि गाड़ी टोटल थियरी है बच्चा, सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है और सुनना ही है। बेटा बराबर समझ रहा है ना ठीक से? क्योंकि ये क्या टोटल थियरी है, मगर अच्छा भी है, एंड आई एम मेकिंग इट इंटरेस्टिंग। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल बुक में नहीं है भैया, पॉइंट वही है। लेकिन क्या जब तक ऐसे प्रैक्टिकल इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल नहीं मिले तो पढ़ने का मजा नहीं आता। इन लोग ने क्या अपना बस के लिए लिख लिया थियरी 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 और बड़ा हो गया। अरे यार, लेकिन बच्चे के खोपड़े में फंसना चाहिए, अटकना चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल देना तो बराबर उसको समझ में आता है। टू द पॉइंट। नेक्स्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। एस्पेक्ट मीन्स बाजू, डुअल मतलब दो। डुअल एस्पेक्ट मतलब दो बाजू। बाबूजी, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बाबूजी, हम लोग बुक कीपिंग में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। मतलब वन अकाउंट वी डू डेबिट एंड अनदर अकाउंट वी डू क्रेडिट, दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बाबूजी, अलग अलग ढंग से अभी यहाँ कुछ डुअल एस्पेक्ट के 5-6 एग्जाम्पल लिखे हैं। मैं शांति से एक एक बोलता हूं, तू समझ जाएगा, कोई टफ नहीं है। एसेट बड़ा, लायबिलिटी भी बड़ा। एसेट बड़ा, लायबिलिटी भी बड़ा, हो गया ना 2 इफेक्ट्स। दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट। आगे सेकंड, इंक्रीज इन वन एसेट, decrease in another asset. Increase in one asset, decrease in another asset. For example, फर्नीचर खरीदा, रोकड़ा पैसा चुकाया, तो एक एसेट आया कैश, दूसरा एसेट गया। इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट, हो गया ना डुअल एस्पेक्ट। मुझे तेरे सामने डुअल एस्पेक्ट मतलब दो इफेक्ट शो करना है। पहले मैंने बताया इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। अभी बताया इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, मतलब एक एसेट खरीदा, एक एसेट गया सामने, फर्नीचर आया, रोकड़ा गया। बाबूजी फर्दर, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, बोथ डिक्रीज एसेट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, क्रेडिटर को पैसा चुका दिया, क्रेडिटर को पैसा चुका दिया तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, पैसा भी कम हो जाएगा, दोनों कम हो जाएगा। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट। ये दोनों चीज को बाबूजी अपने को लिखना पड़ता है बुक्स में। खाली एक को लिखेंगे, दूसरे को नहीं लिखेंगे तो क्या सर जी ये नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। बाबूजी, हमने कैपिटल का एक डेफिनेशन 11th में पढ़ा था। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल यानी इक्विटी, ये शब्द याद रखना, क्योंकि कंपनी में कैपिटल यानी शेयर कैपिटल यानी जनरली इक्विटी ऐसा शब्द बोला जाता है। तो वापस बोलता हूं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। डेफिनेशन था ना, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज नोन एज कैपिटल। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। मैं इसको ऐसे पेश करता हूं बच्चा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। मतलब लायबिलिटी और कैपिटल दोनों को टोटल मारो, यानी एसेट साइड होता है कि नहीं बैलेंस शीट में। देखो ना, बैलेंस शीट की दो साइड्स है, लायबिलिटीज एसेट। तो लायबिलिटी में कौन कौन है?
लायबिलिटी मतलब बाहर वाले का भी और कैपिटल भी है, तो लायबिलिटी को मैं ऐसा बोलता हूँ, लायबिलिटी प्लस कैपिटल यानी टोटल लायबिलिटी, और एसेट मतलब ऑल एसेट्स, चाहे फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो वगैरह, डेटर हो, कैश हो। तो ये दो इक्वेशन की स्टाइल है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। मैं दो बार और बोलता हूं तेरे खोपड़ी में डालने को, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। बैलेंस शीट का चित्र खोपड़ी में डालना तू, लायबिलिटी प्लस कैपिटल यानी लायबिलिटी साइड हो गया, इज इक्वल टू एसेट यानी एसेट सब एसेट हो गए। बाबूजी ये जो शो करने का अपना स्टाइल है भाई साहब, दैट इज नथिंग बट डुअल एस्पेक्ट, मतलब दो साइड है, एसेट्स एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी में मैंने कैपिटल को जरा अलग ढंग से बोलने का प्रयत्न किया है, बाकी पहले ही बोल दिया कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी इफ यू रिमेंबर। फर्दर concept of conservatism, concept of कंजर्व, अभी थोड़ी देर पहले कंजर्वेटिज्म बोला ना कि शो पॉसिबल लॉसेस, डोंट शो एनी पॉसिबल गेन। पॉसिबल मतलब एंटीसिपेटेड फ्यूचर। बाबू जी फ्यूचर का एक्सपेंसेस अभी से सोचो, लेकिन फ्यूचर का इनकम अभी से मत सोचो, दैट इज अ मीनिंग। प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। बाबू जी कहा ना, गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। बाबू जी एक बात और बोलना है, फ्यूचर का पॉसिबल लॉस वही आदमी देख सकता है जिसको थोड़ी फ्यूचर की सोच है, जो इंसान प्रूडेंट है, जिसमें फोरकास्टिंग है। नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा फ्यूचर में कितना लॉस हो सकता है। बाबू जी प्रूडेंट होना बहुत बड़ी बात है, चालाक इंसान होता है वो जो आगे की बराबर सोच लेता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रूडेंट। तो कंजर्वेटिज्म यानी फ्यूचर के सब लॉसेस लो मगर इनकम नहीं लेने का। तो फ्यूचर के लॉसेस कौन कौन से होंगे, कितने होंगे, ये सोचने के लिए इंसान के पास सोच भी तो होनी चाहिए। इंसान प्रूडेंट होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, जिसके पास फ्यूचर का सोच बनता है। सेकंड थिंग, वो इंसान न्यूट्रल होना चाहिए, अनबाइज्ड। न्यूट्रल का मतलब अपन एक चीज के लिए हाँ 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 कर देवे, दूसरी चीज को ना ना कर देवे, क्योंकि अपने को थोड़ा उस चीज के लिए अपना खुद का भी ओपिनियन ऐसा वैसा है। सॉरी, अपना ओपिनियन टोटली न्यूट्रल होना चाहिए। और फिर सोचिए, अनबाइज्ड पर्सनल ओपिनियन डाले बिगर सोचने वाला इंसान को न्यूट्रल इंसान बोला जाता है। प्रूडेंट होशियार होना चाहिए, साथ साथ न्यूट्रल होना चाहिए बाबूजी, तो ही वो फ्यूचर की बातें लेना नहीं लेने का निर्णय बराबर ले सकेगा ना। न्यूट्रल होना चाहिए, उसको एक चीज के प्रति थोड़ा आकर्षण होगा ना, ही इज नॉट न्यूट्रल देन। फर्दर, faithful representation of alternative value, faithful representation बाबूजी, faithful representation of alternate value। alternate value मतलब ए वैल्यू, दो वैल्यू, तीसरा वैल्यू, कभी कभी एक ही चीज का अलग अलग वैल्यू हो सकता है। तो अपने को कौन सा वैल्यू लेना, उसके लिए अपन फेथफुल होने चाहिए। प्रॉपर आपके ऊपर मैं विश्वास रख सकता हूं ऐसा इंसान होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फेथफुल। बाबूजी आप कभी जवेरी की दुकान में जाइए, सोना वाला होता है ना, उसके पास ऐसा काला पत्थर होता है, काला पत्थर देखा है? वो गोल्ड को काले पत्थर पे ऐसे ऐसे घिसता है और उसको मालूम पड़ जाता है ये गोल्ड कितना शुद्ध है, सच्चा है। और उसके आधार पे वो गोल्ड का वैल्यू बताता है कि ये 20 टका है, ये 24 कैरेट है, ये 22 कैरेट है, ऐसा है। वो कैरेट उसका गोल्ड का प्योरिटी बताता है, दैट इज द वर्ड कैरेट। वो काले पत्थर पे ऐसा घिसता है थोड़ा, और उसको मालूम पड़ जाता है। मेरे को ये बोलना है, बड़े बड़े जो जवेरी है ना, उसके पास है ना
ये वैल्यूअर नौकरी करते हैं, जॉब। अगर जो वैल्यूअर गलत बोलेगा ना तो भी सेठ मान लेता है। वैल्यूअर नौकरी करता है। मान लो आप कोई गलत हार लेके गए सोने का बड़ा, और वो वैल्यूअर आपका फ्रेंड है, बता दिया कि ये अच्छा है, शुद्ध है, 24 कैरेट है, सेठ तो मान लेता है, क्योंकि उसको वो अपने स्टाफ के ऊपर फेथ है। फेथ मतलब विश्वास। तो बाबूजी, कंजर्वेटिज्म के लिए 3 चीज याद रखना। प्रूडेंस, आगे की सोच चाहिए, होशियारी चाहिए। सेकंड, न्यूट्रल, वो कभी भी इधर उधर का सोचने वाला नहीं चाहिए, अनबाइस्ड चाहिए। एंड थर्ड, फेथफुल, विश्वास होना चाहिए। जब ये तीनों चीज है तो ही आदमी कंजर्वेटिज्म के पॉइंट को लागू ठीक से कर सकता है। फर्दर, कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब विदाउट चेंज, विदाउट फ्लक्चुएशन, एक ही लाइन में, एक ही हिसाब से। देखो ना, आप लोग को मैं देख रहा हूँ, सबका चित्र मेरे सामने है। कितने लोग कंसिस्टेंट बैठे हैं, कोई इधर उधर देखता है, कोई जरा ऐसा कभी वो आलस भी करता है। नॉन स्टॉप सुनना है ना। तो कंसिस्टेंसी किस में है बाबूजी? कंसिस्टेंसी एक गुण है इंसान के अंदर भी। एक बार बैठ गया, ध्यान लगा गया तो सोच लो, वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और कुछ लोग में जरा भी ऐसा ध्यान लगाने की ताकत नहीं होती है, घड़ी घड़ी हुल्लक डुल्लक। और जैसे घड़ी का पेंडुलम ऐसा ऐसा होता है ना, कभी भी वो शांत नहीं होता, ऐसे इंसान होते हैं। आप अंदर से कैसे पूछो अपनी जात को, पेंडुलम बताया मैंने। अपना अंदर से विचार कहते रहते हैं, कभी कभी बैठे होते हैं मस्त, ये सर का लेक्चर कितना ध्यान से सुन रहा है, और साले के विचार तो कहाँ कहाँ भागे होते हैं कि अभी अंदर से क्या पक रहा है, खुशबू आ रही है। नयन भाई है ना? तो ये कंसिस्टेंसी मतलब एक ध्यान वाला। मेरा मतलब यहाँ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? यू शुड नॉट हैव फ्लक्चुएशन, यू शुड नॉट हैव चेंज इन योर अकाउंटिंग पॉलिसी। पॉलिसी यानी नीति। आप जो अकाउंट लिख रहे हैं एवरी ईयर, वही कंसिस्टेंसी से लिखेंगे। नो चेंज, नो चेंज बच्चा, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। जरा भी चेंज नहीं करोगे, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिशिएशन का जो मेथड फॉलो कर रहे हैं आगे से, वही मेथड फॉलो करो। एक साल आपने रिड्यूसिंग बैलेंस फॉलो कर दिया, दूसरी बाजू फिक्स इंस्टॉलमेंट कर दिया, तीसरी साइड कोई एन्यूटी मेथड फॉलो कर दिया, तो क्या नहीं चलेगा सर? एवरी ईयर फॉलो द सेम मेथड, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। डोंट हैव चेंज इन द मेथड्स। एक और एग्जांपल, स्टॉक में भी अलग अलग मेथड है, अपने को चैप्टर आएगा। स्टॉक वैल्यूड एज पर वन मेथड, सेकंड मेथड एवरेज मेथड, सुपर अदर मेथड, फीफो लीफो, बहुत सारे मेथड है। मैं नाम जानबूझ के नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि उसका मीनिंग वापस समझाना पड़ता है। डेप्रिशिएशन को तो नाम का मीनिंग मालूम है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एन्यूटी ऐसे ही बोल गया, वो भी अपने को सीखना है, निकल गया मुझसे। तो स्टॉक के भी अलग अलग मेथड है बच्चा, फीफो लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, बेस स्टॉक मेथड, सो मेनी मेथड्स। अभी हर साल हम घड़ी घड़ी मेथड चेंज करेगा तो मतलब नो कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं चलता। Whatever the method you are following, please follow the same method every year without change. अगर जो घड़ी घड़ी आप मेथड चेंज करोगे ना, तो बाबूजी आपके अकाउंट में कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि कल को एक मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, आज दूसरे मेथड, मतलब दोनों का अमाउंट तो ऊपर नीचे होते रहता है। तो फिर आपके अकाउंट को कंपेयर कैसे करने का? कंसिस्टेंसी रहेगा तो कंपेरेबिलिटी अच्छा रहेगा। You can compare your accounts of 2 and more years if you follow same method every year. That is called consistency. बाबूजी, अभी कंसिस्टेंसी का मतलब फॉलो द सेम मेथड, इसका मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम एक ही मेथड फॉलो करने का, ऐसा मेरा बोलने का मतलब नहीं। यू शुड नॉट चेंज एवरी ईयर, ऐसा बोलने का मतलब है।
हो सकता है 4 5 7 साल के बाद आपको मेथड चेंज करना पड़े, क्यों करना पड़े उसका भी कारण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदलते रहते हैं, तो अकाउंटिंग नॉर्म्स को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए यू मे हैव टू चेंज द मेथड। बाबूजी, कभी कभी हमारे कानून में बदलाव आता है हिंदुस्तान के, टू फॉलो दोज प्रोविजंस of the law you have to change the method। मतलब मेथड अगर जो जरूरी लगता है you should change, otherwise don't change the method, follow the same method। this is called concept of consistency, concept of consistency। next, materiality, materiality, concept of materiality। materiality मतलब material means important, material means important। मतलब भाई साहब, अकाउंट में सिर्फ इंपॉर्टेंट और मटेरियल चीज को शो करिए, एनी इमटेरियल आइटम मतलब विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, unnecessary don't show in the books of account and making the presentation lengthy। बाबू जी, जो मटेरियल है उसको शो करिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको शो करिए, छोटी छोटी बात को शो करने का विचार मत करिए। दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट यानी सिग्निफिकेंट, जो इनसिग्निफिकेंट है उसको कभी भी आप शो मत करिए। आई एम गिविंग वन ऑन 2 एग्जांपल्स। बाबू जी, मान लो मैंने स्टेपलिंग मशीन, पंचिंग मशीन खरीदा 25-50 रुपए का, तो स्टेपलिंग मशीन, पंचिंग मशीन। अब ये मशीन है, हाँ, मशीन है तो कोई बोलेगा सर फिर तो डेप्रिसिएशन लगाओगे, और ये मशीन है, पंचिंग मशीन तो मेरे पास 20-25 साल पुराना पड़ा है, कितना लंबा लाइफ हो गया, वो टाइम पे लिया था 10-12 रुपए का। बाबूजी जरा सोच, क्या ये मशीन को बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करना चाहिए कि भले ये मशीन है फिर भी इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस करके उड़ा देना चाहिए? वापस बोलता हूं, मशीन है, लंबी लाइफ है, मैं भी मानता हूं, तू भी समझ रहा है। पंचिंग मशीन तो उसको बैलेंस शीट में एसेट में शो करना चाहिए कि ये छोटा एक्सपेंस है सर, 50-100 रुपए का आज की तारीख में, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में प्रिंटिंग एक्सपेंस में हटा दो, निकाल दो। करेक्ट आंसर, हटा दो, निकाल दो, बाय डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, इवन द लाइफ इज लॉन्ग। कोई बोलेगा सर ये मशीन है ना, देखो यहां मेरा पॉइंट आएगा, मटेरियलिटी। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज इमटेरियल। जो मटेरियल है उसको शो करो ना, फोकट में ये पंचिंग मशीन को एसेट साइड में शो करना, हल्ला गुल्ला कर रहा है, फिर डिप्रिसिएशन चढ़ाने की सोचता है मेरे को, उससे क्या सीधा 100 रुपए का मशीन है, छोड़ना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, हटा, काय को एसेट में शो करके पागलगिरी कर रहा है। अकाउंटेंट के पास दिमाग होना चाहिए, खाली मशीन है ऐसा करके धमाल करने की जरूरत नहीं है। एक और बात बाबूजी, हम लोग कोई भी ऐसा छोटा मोटा और भी खर्चा हो गए बाबूजी, कभी कभी अमाउंट बड़ा भी होता है, कभी कभी अमाउंट बड़ा भी होता है। जैसे अपन ने कल या परसों वो कैपिटल रेवेन्यू में देखा था, इनॉग्रेशन एक्सपेंस 25 लाख, फिर भी मैंने उसको रेवेन्यू बोला था, मतलब शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो खर्चा ऐसा सामान्य ऑर्डिनरी है, यहाँ भले अमाउंट बड़ा है मगर ये सामान्य खर्चा गिनना चाहिए। मतलब यू शुड नॉट सी ओनली अमाउंट, you should not see only the word machine, you must apply your common sense कि ये खर्चा किस प्रकार का है। that is called material। important है कि कितना important है, important नहीं है। जो important चीज है ना उसको अलग से शो करना चाहिए। हम कागज लाए, पेंसिल लाए, रबर बैंड लाए, तो सबको अलग अलग अकाउंट बनाओ क्या? पेंसिल अकाउंट, रबर बैंड अकाउंट, बॉल पेन अकाउंट, कितने अकाउंट हो जाएगा भाई? तो सर शांति से एक अकाउंट बनाओ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट।
समझ में आया? दिस इज कॉल्ड मटेरियलिटी। अलग अलग ऐसा बना बना के लंबा लंबा करने का, अकाउंटेंट का काम भी बढ़ाने का, और इसमें कुछ नया रिजल्ट तो मिलने वाला नहीं है कि भाई आपने पेंसिल अकाउंट अलग बनाया, बॉलपेन अकाउंट अलग बनाया, पेपर अकाउंट अलग बनाया, वाह वाह वाह, कोई वाह वाह से फर्क पड़ने वाला नहीं है। बेटर शो ओनली सिंगल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फुल अमाउंट डेबिट। तो इस स्टाइल से काम करना सीखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मटेरियलिटी। बाबूजी, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन ध्यान रखना, देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। एक गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। ये आखिरी बात। फंडामेंटल, देयर आर 3 असम्पशन। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस है, हमेशा है, गोइंग कंसर्न। सेकंड कंसिस्टेंसी, बिजनेस है तो उसमें एक ही मेथड से चलना सीखो। एंड थर्ड अक्रूवल, जो ट्रांजैक्शन इस साल के हैं इस साल लिखने चाहिए, भले पेमेंट नहीं किया हो। ये 3 बात को फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस है, गोइंग कंसर्न, जब गोइंग कंसर्न है तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग रे, बिजनेस है, गोइंग कंसर्न है तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। एंड थर्ड अक्रूवल, जो चीज जिस साल की है उस साल में लिखना चाहिए। अक्रूवल, बिजनेस है, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न, that is the first, consistency, that is second, and accrual concept, that is third. These 3 concepts are known as fundamental accounting concepts and assumptions. Going concern, consistency, accrual. तो बाबूजी यहाँ सब कंसेप्ट समाप्त। थियरी है, आगे भी बहुत सी थियरी है, चलना तो पड़ेगा ही। फिर इस हाँ, वो कैपिटल रेवेन्यू जानबूझ के थोड़ा लटका के रखा है ताकि क्या अपने को उसका भी आनंद लेने का मौका मिले। ठीक है बाबूजी, समय हो गया है, बहुत सारे कंसेप्ट खत्म कर दिए। फुल थियरी बाबा, अभी भी थियरी है, और अपने को वही सब टॉपिक लेने हैं का आराम से मैं भी समझा सकूं, तू भी समझ सके, और तेरे पास वो बुक है कभी भी पढ़ सके। ठीक है कि ये मीटिंग को एंड कर रहा हूं। थैंक यू।